नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर यशवंत तिवारी क्लासेस में। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वह पढ़ा था कि अल्पप्राण महाप्राण स्वघोष और अघोष व्यंजन के बारे में अध्ययन किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के वर्गीकरण और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को तीन भागों में विभाजित किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तीन भागों में किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं और पश्च स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है या अग्र भाग से जिनका उच्चारण होता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है या मध्य भाग से उसका उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, उसके माध्यम से उच्चारण होता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं तो देखेंगे। अग्र स्वर, अग्र स्वर में आता है आपका ई, दीर्घ ई, ए, आय। इसके बाद आता है मध्य स्वर, मध्य स्वर में आता है अ। इसके बाद आता है आ, उ, दीर्घ उ, ए, ये तो इसमें आ गया है उ, औ। अग्र स्वर जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो ई ए यानी कि जीभ का जो अगला हिस्सा है, अगला भाग है, वह काम करता है, इसीलिए इसे हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए हम इसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का हमारे पिछला भाग काम करता है, इसीलिए हम इसे पश्च स्वर कहते हैं। तो यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आए हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर यहाँ से चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, नेट में भी यहाँ से आया है और टेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं और पश्च स्वर कौन से होते हैं, तो इनको याद करना आवश्यक है। अब इसका हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। अब इसमें देखेंगे अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, आय, उ, औ। अब इतना चीजें हो गई। अब इसमें जो होता है यह जो होता है मध्य स्वर, यानी कि जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद आता है ई और ए और आय।
इनका उच्चारण जो होता है वह अग्रभाग से होता है, इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इसके बाद जो शेष बच रहे हैं आ, उ और ओ और औ, इन्हें हम स्पर्श स्वर के नाम से जानते हैं। तो आसानी से हम जब इसको इसमें री नहीं आता है, यानी कि 10 स्वरों से जब हम इससे अभ्यास कर लेंगे 2 बार, तो निश्चित रूप से यह हम परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। एक बार यह क्वेश्चन जो है टीजीटी में पूछा था, और एक बार ई को नेट की परीक्षा में पूछा था। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यहां से स्पर्श स्वर एक बार आ भी पूछा है पीजीटी के एग्जाम में, और यहां से यह टेट में भी एक बार पूछ चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उसमें आता है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। आता है विवृत, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि विवृत किसे कहते हैं, अर्धविवृत किसे कहते हैं, संवृत किसे कहते हैं, अर्धसंवृत किसे कहते हैं। तो विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है उसे हम विवृत कहते हैं। इसमें आता है आ। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, जैसे कहें आ, तो पूरा जो हमारा मुख द्वार है पूरा वृत्त के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। इसमें जो है मुख द्वार पूरा खुला होता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है उन्हें हम अर्धविवृत कहते हैं। अब इसके बाद आता है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत कहते हैं। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार थोड़ा सा खुला रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। अब इसको देख लेंगे। इसमें आता है अ, ए, औ। इसमें आता है ई, ऊ, ऊ।
अर्ध समवृत्त में आता है ए ओ। तो इस प्रकार जो है यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है कि विवृत किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवृत किसे कहते हैं। इस बार जो है टीजीटी ने पीजीटी 2016 की परीक्षा में इसको पूछा था कि ई को कौन सा कहते हैं, विवृत कहते हैं, अर्धविवृत कहते हैं, संवृत्त कहते हैं या अर्धसंवृत्त कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब इसका हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से हम इसको तैयार कर लेंगे। और पहले इसको लिख लेंगे, ई दीर्घी उ दीर्घ ए आय ओ औ। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, विवृत, विवृत। इसको क्या कहते हैं, संवृत्त, संवृत्त। अब ए और ओ को क्या करते हैं, अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त। अब इसके बाद जो शेष बचा है, अ बचा है, ए बचा है और ओ बचा है, अ आय औ। जो ये बचे हैं शेष वो आते हैं अर्धविवृत में। तो इस प्रकार जो है आप इसके माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। पहले लिख लेंगे, इसमें री नहीं आता है, पहले ही बता दिया गया है कि 10 स्वरों से विभाजन आप करेंगे। तो इसमें आ जो आता है विवृत आता है, उसके ठीक बाद क्या आता है, विवृत के बाद संवृत्त को ले लीजिए। आ जो है विवृत में आता है, क्योंकि जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार पूरा खुला होता है और मुंह का आकार जो होता है वृत्त के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे हम विवृत करते हैं। संवृत्त किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत्त करते हैं। जैसे ई उ ऊ, इसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इसीलिए इसे हम संवृत्त करते हैं। अब इसके बाद आता है अर्धसंवृत्त। तरह की जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार थोड़ा सा खुला रहता है उन्हें हम क्या करते हैं, अर्धसंवृत्त करते हैं। जैसे ए ओ, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार जो है थोड़ा सा खुला होता है। अर्धविवृत्त यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है उन्हें अर्धविवृत्त कहते हैं। इसमें आता है अ आता है, आय आता है और औ आता है। तो इस प्रकार जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण दोनों का हम अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और हमारे जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखेंगे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां बताई गई हैं। और 3 रीतियां कौन कौन सी हैं, इसको देख लेंगे। संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां,
युग्मक ध्वनियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त ध्वनियां किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। एक बार और परिभाषा देखेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः जो है तत्सम शब्दों में होता है और संयुक्त ध्वनियों का जो प्रयोग है वह प्रायः जो है प्रारंभ में होता है, अपेक्षाकृत जो है मध्य में और अंत में जो है कम होता है या नहीं के बराबर होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे प्रारब्ध, प्रारब्ध माने होता है भाग्य। प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य या नियति। अब प्रारब्ध का इसकी परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती है। तो इसको व्याख्या करते हैं। अब इसको लिखेंगे प, फिर लिखेंगे र, फिर आ। अब देखिए पहले प आ गया और र आ गया, ये दोनों व्यंजन ध्वनियां हैं। परस्पर जब संयुक्त होते हैं तो एक स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं, यानी कि आ जो है स्वर है। यानी कि जब हम प्रा का उच्चारण करेंगे तो पहले जो है दो जो है व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होंगी, फिर इसके बाद एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। और इनका उच्चारण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जैसे ही हम प का उच्चारण करने के लिए जब हम प का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ जब जैसे ही परस्पर दोनों ओठ स्पर्श करते हैं वैसे र का उच्चारण भी हो जाना चाहिए। अगर हम इसका उच्चारण सही ढंग से तब नहीं कर पाते हैं, जैसे हम प का उच्चारण किए उसके साथ र का उच्चारण अगर नहीं कर पाते हैं तो जब भी हम उन शब्दों को पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में अशुद्धियां होती हैं, यानी कि हमारा उच्चारण गलत होता है। इसीलिए देखते होंगे आप लोग कि स्नान स्नान इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जो लोग नहीं जान पाते हैं तो वो कहते हैं स्नान, यानी कि जो है इसका उच्चारण गलत कर देते हैं। जैसे ही स का उच्चारण कैसे करेंगे वैसे ही न का उच्चारण भी होना चाहिए, तो होता है स्नान। इसका और उदाहरण है प्राण, इसी का उदाहरण है प्राण। इसी का और उदाहरण ले लीजिए म्लान। तो क्या है, दो परस्पर जो है व्यंजन ध्वनियां मिलकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। अब आएंगे संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। जब कोई ध्वनि दो व्यंजन के मध्य में संयुक्त होती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों के मध्य संयुक्त होती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल, मान लीजिए संबल शब्द लिख दिए तो देखिए यहाँ स हो गया और ब के बीच में जो है म जो है संयुक्त हो रहा है, तो इस प्रकार जो है इसे संपृक्त ध्वनियां कहते हैं। यानी कि जब दो व्यंजन के मध्य में कोई ध्वनि संयुक्त होती है तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। अब आएंगे युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं। जहां एक ही ध्वनि का द्वित्व हो या दोहराव हो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो या दोहराव हो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे प्रफुल्ल, प्रफुल्ल शब्द लिखे तो देखिए यहाँ ल ल का दोहरा हो गया, तो यह कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि हो गई। जैसे प्रसन्नता, यहाँ पर भी न का दोहरा हो गया। एक ही ध्वनि का जब दोहरा हो जाता है, द्वित्व हो जाता है तो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में देखिए ज का दोहरा हो गया तो इसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। अब यहां से जो होता है
यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। युग्मक ध्वनियों से जो है नेट में कई बार क्वेश्चन आया है, नेट में कई बार आया है यहाँ से क्वेश्चन। जैसे ऐसे ही दे दिया था कि यह कौन सी ध्वनि है, दो क को एक साथ, तो यह क्या है, युग्मक ध्वनि है। अब संयुक्त ध्वनि कैसे आएगी, जैसे दो होता है क और त, यह संयुक्त हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, और टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार टेट में भी पूछा है, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस चीज को भी आप तैयार कर लेंगे। अब इसमें एक चीज और बच रहा है, अक्षर। अक्षर के दो भेद होते हैं, यह भी आजकल टीजीटी पीजीटी में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अक्षर के दो भेद होते हैं, एक होता है बधा अक्षर, बधा अक्षर, एक होता है मुक्ताक्षर। बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर कौन से होते हैं, जिन शब्द के अंत में व्यंजन ध्वनि आती है उन्हें हम बधाक्षर कहते हैं, और जिन स्वरों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में जो स्वर आता है उन्हें हम मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया आज, आज में यहाँ पे हलंत लगा दिए हमने, यानी कि लास्ट में क्या है, व्यंजन ध्वनि है, तो यह क्या होगा, बधाक्षर हो गया। यानी कि जिसके अंत में जो है क्या आता है, व्यंजन केवल आता है, उसे हम बधाक्षर कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में स्वर आता है उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। एक और उदाहरण इसमें देख लेंगे, नाम। जैसे नाम हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो क्या है, जो व्यंजन, जिसके लास्ट में व्यंजन ध्वनि आ जा रही है उसे हम बधाक्षर कहेंगे, और जिसके लास्ट में जो है स्वर आ जाए तो उसे हम मुक्ताक्षर करते हैं। जैसे नाम हमने ऐसे लिख दिया, तो यह क्या हो गया, यह है मुक्ताक्षर हो गया। जैसे हमने लिख दिया मुक्ति, मुक्ति शब्द लिख दिया, तो इसके अंत में भी क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, मुक्ताक्षर कहेंगे। इस प्रकार जो है आज बस इतना ही, और आज हमारा वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब इसके जो टेस्ट पेपर होंगे, 2 सेट पेपर बनेंगे इसमें, आपको इन्हीं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।